गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अ साइंस क्लास। स्टूडेंट्स, कल की क्लास में हमने ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में जाना, जिसमें हमने इंडियन कॉस्मोलॉजी को पढ़ा। इंडियन कॉस्मोलॉजी में हमने इंडियन साइंटिस्ट और इंडियन जो ऋषि हुआ करते थे, उन्होंने ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में कौन से विचार दिए, कौन से थॉट थे, उनको रीड किया था। आज हम कुछ अदर साइंटिस्ट की वेरियस थ्योरीज़ को पढ़ेंगे, जो थ्योरीज उनके द्वारा दी गई हैं, जो हमें बताती हैं कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स किस तरह हुआ है। इसमें पहली थ्योरी आपकी आती है थ्योरी ऑफ बायोसेंट्रिज्म। देखिए, पढ़ते हैं इसमें हम। इन द 20th सेंचुरी, अभी 21st सेंचुरी चल रही है, तो ये पिछली सेंचुरी की बात है, 1900 ईयर वाली। मैनी फेमस साइंटिस्ट केम टू द कंक्लूजन दैट क्रिएशन एंड ऑपरेशन ऑफ द यूनिवर्स कैन नॉट बी एक्सप्लेन मेयरली ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल रूल्स। कई साइंटिस्ट इस बात को कहते हैं कि जो क्रिएशन हुआ है यूनिवर्स का और जो ऑपरेशन है, जिस तरह यूनिवर्स चलता है, उसको आप फिजिक्स के बेस पर नहीं बता सकते। दे थॉट दैट द होल वर्ल्ड वाज वन यूनिट। वो कहते हैं कि पूरा जो वर्ल्ड है वो एक यूनिट है, एक जैसा है। द एंटायर यूनिवर्स वाज मेड अप ऑफ वन सब्सटेंस दैट वाज बॉर्न ड्यूरिंग द ग्रेट ब्लास्ट। पूरा जो यूनिवर्स है वो एक ही चीज़ से बना हुआ है, एक ही तरह के सब्सटेंस से, और वो सब्सटेंस जो पहले अरबों सालों पहले ग्रेट ब्लास्ट हुआ था, उससे बना है। द नॉलेज और कॉन्शियसनेस ऑफ अर बीइंग हैज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सब्सटेंस ओनली। और जो हमारी नॉलेज है, जो कॉन्शियसनेस के बारे में हमने कल पढ़ा था, वो इसी सब्सटेंस से बनी है। And a group of scientists has begun to accept that all the things in the world are different but they are actually related to each other। एक ग्रुप साइंटिस्ट का क्या सोचता है कि सभी थिंग्स जो वर्ल्ड में हमें डिफरेंट तो दिखती हैं, बट वो एक साथ क्या हैं, एक दूसरे से रिलेटेड हैं। आवर एग्जिस्टेंस इज लाइक ए ड्रॉप इन द ओशियन लाइक परम ब्रह्म। हमारा जो एग्जिस्टेंस है वो एक ड्रॉप की तरह है इस पूरे यूनिवर्स में। इतना बड़ा है ये यूनिवर्स, जैसे आप एक समुद्र में एक बूंद कुछ नहीं होती, उसी तरह। और इस ओशियन को क्या परम ब्रह्म, कॉन्शियसनेस, वन गॉड, ये सब नाम दे दिए गए हैं। वाइल क्लेरिफाइंग दिस फिट पॉइंट, नोबल लॉरिएट फिजिसिस्ट लॉबर लांजा अलॉन्ग विद एस्ट्रोनॉमर बॉब बर्मन प्रपोज द थ्योरी ऑफ बायोसेंट्रिज्म इन 2007। नोबल प्राइज़ इनको मिला, फिजिसिस्ट थे लॉबर्ट लांजा और एक एस्ट्रोनॉमर थे बॉब बर्मन। उन्होंने एक थ्योरी निकाली, किसकी? बायोसेंट्रिज्म की थ्योरी, जो इस बात को, ऊपर जो आपने अभी पॉइंट पढ़ा, उस बात को क्लेरिफाई करती है। अब देखिए बायोसेंट्रिज्म का प्रिंसिपल क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द एग्जिस्टेंस ऑफ दिस वर्ल्ड इज ड्यू टू लाइफ। अब ये जो वर्ल्ड है, यूनिवर्स है, क्यों है? क्योंकि यहाँ क्या है? लाइफ। इस लाइफ को बनाए रखने के लिए ही वर्ल्ड है। पुटिंग इट सिंपली, द वर्ल्ड हैज ओरिजिनेटेड फॉर द क्रिएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द लाइफ। देयरफॉर कॉन्शियसनेस कैन बी ट्रू पाथ टू अंडरस्टैंड द एस्पेक्ट ऑफ द नेचर। विदाउट कॉन्शियसनेस वर्ल्ड कैन नॉट बी इमेजिन। देयरफॉर कॉन्शियसनेस कैन बी ट्रू पाथ। कॉन्शियसनेस एक सीधा रास्ता हो सकता है टू अंडरस्टैंड द एस्पेक्ट्स ऑफ द नेचर, हमें अपने आसपास के नेचर को समझने का। विदाउट कॉन्शियसनेस, इस कॉन्शियसनेस को समझे बिना हम वर्ल्ड को क्या नहीं कर सकते? इमेजिन नहीं कर सकते। द प्रिंसिपल्स ऑफ फिलोसफी टू फिजिक्स हैव बीन इंक्लूडेड इन द कंसेप्ट ऑफ बायोसेंट्रिज्म। बायोसेंट्रिज्म में फिजिक्स भी ली गई है और फिलोसफी जो हम इमेजिनेशन के बेस पर बातें बनाते हैं, दर्शन शास्त्र कहते हैं इसको हिंदी में। तो फिजिक्स और फिलोसफी दोनों के बेस पर ये थ्योरी बनाई गई है। द मेन्स इंटरडिपेंडेंट विल पावर कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय द प्रिंसिपल ऑफ सर्टेनिटी एंड अनसर्टेनिटी। इंसान जो हैं, उनकी जो विल पावर है, खुद की सोचने की शक्ति है, वो ना तो सर्टेन है और ना अनसर्टेनिटी के बेस पर आप उसको बता सकते हो। एज्यूमिंग द फिजिकल नेचर ऑफ द वर्ल्ड एज डेफिनेटिव, द प्री सपोजिशन ऑफ ईच इवेंट इज पॉसिबल। एज्यूमिंग द फिजिकल नेचर ऑफ द वर्ल्ड एज डेफिनेटिव, अगर हम ऐसा माने कि जो नेचर का नेचर है वो कैसा है? डेफिनेट है, फिक्स है, तो हम प्री सपोजिशन, पहले ही चीज़ों के बारे में क्या कर पाएंगे? भविष्यवाणी कर पाएंगे कि अगर कोई चीज़ फिक्स है तो वो उसी तरीके से रिजल्ट देगी। एंड एज्यूमिंग इन इट्स अनसर्टेन नथिंग कैन बी प्री डिक्लेयर्ड। और अगर हम इस नेचर को क्या मान लें? अनसर्टेन, की कुछ भी यहाँ क्या नहीं है? फिक्स नहीं है, तो हम आगे की कोई भी बात को डिक्लेयर नहीं कर पाएंगे। द ऑर्गेनिज्म इन द वर्ल्ड इंडिपेंडेंटली एग्जिबिट सर्टेन एंड अनसर्टेन डिज़ायर्स, इट कैन बी अंडरस्टूड ओनली बाई बायोसेंट्रिज्म। अब जो ऑर्गेनिज्म हैं, उनकी कुछ तो चीज़ें ऐसी हैं जो सर्टेन होती हैं और कुछ चीज़ें कैसी हैं? अनसर्टेन होती हैं। जैसे हम कहें डेथ क्या है? सर्टेन है कि होगी, लेकिन कब होगी ये क्या है? अनसर्टेन है। मोस्ट मेटेरियलिस्टिक्स बिलीव दैट द Lanza's thoughts are influenced by ancient mystical ideas and hence did not give any attention to them। अब कई मेटेरियलिस्टिक साइंटिस्टों ने क्या किया? इस लांजा के जो बायोसेंट्रिज्म था, इसको ज़्यादा अटेंशन नहीं दिया। लेटर ऑन इन, बाद में,
the light of modern scientific that many other scientists attempted to explain the concept of biocentricity. कई अदर साइंटिस्ट ने भी इन कंसेप्ट को वापस प्रूव करने की कोशिश की. दे प्रेजेंटेड द फैक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ द रिलेशनल क्वांटम मैकेनिक्स इन ए फर्म मैनर. क्वांटम मैकेनिक्स फिजिक्स की एक ब्रांच होती है, तो उन्होंने उसको बेस बनाकर इसकी थ्योरीज दी. दिस इज द रीज़न दैट इवन आफ्टर मैनी क्रिटिसिज्म बायोसेंट्रिसिटी थ्योरी स्टिल रिमेन्स ए मैटर ऑफ डिस्कशन एंड कॉन्जेक्चर. यही कारण है कि इतने सारे इसके ऊपर विवाद हैं, फिर भी बायोसेंट्रिज्म की थ्योरी अब भी डिस्कस की जाती है. अकॉर्डिंग टू बायोसेंट्रिज्म देयर इज़ नो फिजिकल एग्जिस्टेंस ऑफ आइंस्टीन्स प्लेस एंड टाइम कंसेप्ट. आइंस्टीन के प्लेस और टाइम के कंसेप्ट है एक, उसका इस बायोसेंट्रिज्म की थ्योरी को अगर हम माने तो कोई मतलब नहीं है. अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या कहा था कि जो प्लेस और टाइम होते हैं वो फिक्स्ड नहीं है. टाइम ना धीरे है ना तेज़ है. टाइम अगर आप जगह बदल दोगे, आप अर्थ से किसी दूसरी स्पेस में कहीं और चले जाओगे, तो आप टाइम में क्या कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो. इस कंसेप्ट को लांजा ने क्या किया था, रॉन्ग प्रूव कर दिया कि ऐसा नहीं होता. ये सब क्या है, अपने दिमाग की भावनाएं हैं, सोच है. लांजा बिलीव दैट ओनली बाई कीपिंग द कॉन्शियसनेस इन द सेंटर मैनी ऑफ द अब्सर्ड पजल ऑफ द फिजिक्स. लांजा बिलीव रखते हैं कि अगर आप कॉन्शियसनेस का दिमाग में विश्वास ले आओ कि कुछ कॉन्शियसनेस होती है, कोई गॉड या कोई एक स्पेशल पावर है, तो जो फिजिक्स की कुछ ऐसी पजल हैं जो अब तक अनसॉल्व्ड हैं, अभी तो किए हैं, जैसे हेजनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हो गया, डबल जिरी एक्सपेरिमेंट हो गया, माइक्रो बैलेंस कॉन्स्टेंट ऑफ वेरियस फोर्सेज हो गया, एंड द हार्मोनी ऑफ वेरियस लॉज विद द लिविंग वर्ल्ड कैन बी अंडरस्टूड. और तरह तरह के लॉज हैं जो लिविंग वर्ल्ड में अप्लाई नहीं होते. इन सब चीज़ों को समझा जा सकता है. जैसे मैं छोटा सा आपको एग्जांपल दूँ, आपने पढ़ा है न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या लगाते हैं, चक्कर. आपको पता है सेम चार्ज रिपल्सिव होते हैं, एक दूसरे को रिपल्स करते हैं. तो जो न्यूक्लियस में है प्रोटॉन मान लो आप कोई भी एटॉमिक नंबर 5 ले लिया आपने, तो उसमें 5 प्रोटॉन होंगे, पाँचों प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज हो गए, फिर भी छोटी सी जगह में रह रहे हैं, वो एक दूसरे को क्या नहीं कर रहे, रिपेल नहीं कर रहे. ये सब बातें फिजिक्स की कैसे होती हैं, उन सब का बेस क्या हो गया, कॉन्शियसनेस मान लिया गया है. कि अगर आप ये बात मान लो कि कॉन्शियसनेस होती है, तब तो आप इन चीज़ों को डिसाइड कर लोगे, नहीं तो ये चीज़ें ऐसी ही बनी रहेंगी. सिंस द टाइम ऑफ द आइंस्टाइन साइंटिस्ट हैव बीन ट्राइंग टू ब्रिंग द कंप्लीट फिजिक्स टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ द यूनाइटेड फील्ड थ्योरी. आइंस्टाइन की समय से साइंटिस्ट सोच रहे हैं कि पूरी फिजिक्स को एक यूनाइटेड फील्ड थ्योरी के रूप में ले आया जाए, बट अभी तक सक्सेस नहीं मिली है. रॉबर्ट लांजा सेज दैट मैनी सच प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व्ड ओनली बाई कीपिंग लाइफ इन द सेंटर. ऐसी कई सारी प्रॉब्लम केवल इस बात से सॉल्व हो सकती हैं कि क्या मान लिया जाए कि कॉन्शियसनेस कुछ होता है. जैसे अपन छोटी सी बात करें, मुर्गी और अंडे की जो पहेली है, रिडल है कि मुर्गी पहले आई या अंडा, अब उस पर साइंस ने कोई रीज़न नहीं दे सकता, पर आप कॉन्शियसनेस मानो तो आप उसका एक आंसर दे सकते हो. द सपोर्ट्स ऑफ बायोसेंट्रिज्म ओपाइन दैट एवरी इवेंट ऑफ नेचर सीम्स टू हैव अकर्ड इन ह्यूमन इंटरेस्ट. अब बायोसेंट्रिज्म क्या बात को सपोर्ट करता है कि जो भी अब तक नेचर में हुआ है वो इंसान की भलाई के लिए हुआ है. Meteoroids that occurred billions of years ago on the earth are also believed to occur for the betterment of humanity. बिलियन ऑफ ईयर साल पहले अर्थ पर क्या हुआ था, मेटेरोइड आके एक इससे टकराया था, या मेटेरोइड की इस पर बरसात हुई थी जिसमें सारे डायनासोर क्या हुए थे, मर गए थे. तो वो इवेंट भी क्या बताती है बायोसेंट्रिज्म की थ्योरी, कि ह्यूमैनिटी के लिए क्या हुआ, बेटरमेंट के लिए हुआ, हमको अच्छा करने के लिए हुआ, क्योंकि उससे डायनासोर ख़त्म हो गए, नहीं तो डायनासोर हमें ख़त्म कर देते. दिस रिजल्ट इन द ग्रोथ ऑफ द मैमल्स एट ए रैपिड पेस. इससे क्या हुआ, मैमल्स वो होते हैं जो डायरेक्ट अंडे नहीं देते, जो सीधे नेक्स्ट जनरेशन को पैदा करते हैं, तो उनकी क्या हुई, गति ज़्यादा हुई मैमल्स के बनने की. इफ़ द मेटियोर वुड हैव बीन स्लाइटली लार्जर इन साइज और इट वुड दे हैव एंटर्ड द अर्थ एटमॉस्फेयर एट ए डिफरेंट एंगल देन द होल लाइफ कुड हैव बीन डिस्ट्रॉयड. अब जो वो मीटियोर टकराया था वो अगर थोड़ा बड़ा होता, या उसका अर्थ के एटमॉस्फेयर में आने का एंगल थोड़ा सा क्या होता, अलग होता, तो ये पूरी की पूरी लाइफ ही क्या हो चुकी होती, डिस्ट्रॉय. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. तो क्यों नहीं हुआ, केवल डायनासोरों को अटैक हुआ, छोटे छोटे हम जैसे ह्यूमंस और अदर ऑर्गेनिज्म बच गए. तो ये कहा जा रहा है कि नेचर ने कैसे किया था, प्लान्ड तरीके से किया था. इसी थ्योरी को सपोर्ट करती है आपकी बायोसेंट्रिज्म की थ्योरी.
फिजिसिस्ट वो होते हैं जो फिजिक्स की रिसर्च करते हैं. व्हीलर सेड दैट द प्रेजेंट एक्सक्लूसिव रिप्रेजेंट द पास्ट, बट देन टू इट हैज़ टू बिलीव दैट द डेवलपमेंट इज प्री प्लान. कि ये बात तो सही है कि प्रेजेंट आपका पास्ट दिखाता है, पर यह भी मानना पड़ेगा कि सब कुछ क्या है, प्री प्लान है. द थ्योरी ऑफ बायोसेंट्रिज्म डज नॉट एक्सेप्ट डार्विन्स इवोल्यूशनरी थ्योरी. डार्विन की जो थ्योरी है इवोल्यूशन की, उसको ये सपोर्ट नहीं करता. अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ द बायोसेंट्रिज्म, लाइफ कॉन्ट रिजल्ट ऑफ एनी एक्सीडेंट ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. डार्विन की थ्योरी में ज़्यादातर चीज़ें ऐसे बताई गई हैं कि जिससे इंसान के पूँछ हुआ करती थी वो यूज नहीं आई तो वो हट गई. इस तरह तो बायोसेंट्रिज्म की थ्योरी इस बात को क्या करती है, रिजेक्ट करती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये नेचर ने प्लान तरीके से बनाया है, कोई फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं है. डार्विन्स एक्सप्लेनेशन ऑफ बायोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑन द बेसिस ऑफ फोर्शियस इंसिडेंसेस इज फाइन फॉर एक्सप्लेनिंग द concept of the kids, but in fact the matter is not that simple. डार्विन की जो थ्योरी है वो बच्चों को समझाने के लिए ठीक है, पर इतना सिंपल नहीं है यूनिवर्स में हमारा या ऑर्गेनिज्म का बनना. विदाउट ए सेल्फ सस्टेन प्लान बायोलॉजिकल एवोल्यूशन कैन नॉट बी एक्सप्लेन प्रॉपरली. अगर कोई प्लान नहीं है तो ऐसा नहीं है कि ये सब जितने भी इतने तरह के ऑर्गेनिज्म हैं पूरे यूनिवर्स में, ऐसा नहीं है कि ये बस बनते ही चले गए, फिजिक्स और केमिस्ट्री से रिएक्शंस होती चली गई, तरह तरह के रिजल्ट होते चले गए, माइक्रो से मैक्रो ऑर्गेनिज्म बन गए, मैक्रो से सिंपल बन गए, सिंपल से कॉम्प्लेक्स. ऐसा सब नहीं है. ये सब क्या है, पूरा एक प्लान है. और वो प्लान किसने किया है, आपका कॉन्शियसनेस ने इसको क्या किया है, प्लान किया है. ये बात कहती है आपकी बायोसेंट्रिज्म की थ्योरी. नेक्स्ट अब आपकी आती है बिग बैंग थ्योरी. बायोसेंट्रिज्म में तो किस बात पर जोर दिया गया कि कॉन्शियसनेस होती है. अब जो बिग बैंग थ्योरी आती है उसमें इस बात को हटाया गया, गलत माना गया कि कॉन्शियसनेस कुछ नहीं है, सब क्या है, साइंस है. देखिए बिग बैंग थ्योरी पढ़ते हैं. अच्छा, बिग बैंग का मतलब होता है महाविस्फोट, एक बहुत भयानक ब्लास्ट. द करंट एंड मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड कंसेप्ट रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स इज बिग बैंग. अब ये जो बायोसेंट्रिज्म एक तो विवादित है और पुराना कंसेप्ट है. अभी जो चल रहा है कंसेप्ट और जो ज़्यादातर रिकॉग्नाइज्ड पहचाना जाता है, माना जाता है, वो कौन सा कंसेप्ट है, आपका बिग बैंग का कंसेप्ट है. मॉडिफाइड कंसेप्ट ऑफ बिग बैंग थ्योरी हैज सक्सीडेड इन एक्सप्लेनिंग वेरियस स्टेजेस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द यूनिवर्स फ्रॉम इट्स ओरिजिन. मॉडिफाइड जो बिग बैंग के कंसेप्ट हैं, स्टीफन हॉकिंग ने नए कंसेप्ट बनाए हैं, उनसे यूनिवर्स का जो ओरिजिन है वो थोड़ा थोड़ा सेटिस्फाई होता है. इट इज़ बिलीव दैट इन दिस कंसेप्ट यूनिवर्स ओरिजिनेटेड 13.8 बिलियन ईयर्स अगो बाय द ग्रेट एक्सप्लोजन इन ए वेरी इंटेंस एंड एक्सट्रीमली हॉट बॉडी. ये कह रहा है कि एक कोई चीज़ थी, बॉडी थी जो बहुत गर्म और बहुत हॉट थी, उसमें अचानक क्या हो गया, ब्लास्ट हो गया. और ब्लास्ट होने के बाद वो ऐसे चारों तरफ क्या हो गई, बिखरने लग गई. इस चीज़ को क्या बोला जाता है, बिग बैंग बोला जाता है. आफ्टर एक्सप्लोजन इन दिस ऑब्जेक्ट स्प्रेड फार एंड वाइड लाइक दिस पार्ट ऑफ द यूनिवर्स आर स्टिल स्प्रेडिंग एंड मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर. अब जो ये बॉडी जब इसमें ब्लास्ट हुआ तो इससे सारे पार्ट एक दूसरे से दूर बिखर गए और दूर फैलते जा रहे हैं, और वो कंटिन्यूस प्रोसेस अभी तक चल रही है. यानी वो विस्फोट अभी तक रुका नहीं है अभी तक, क्योंकि यूनिवर्स में जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जो सारे प्लैनेट्स हैं, सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, वो एक दूसरे से क्या हो रही हैं, दूर हो रही हैं. तो इसका मतलब यूनिवर्स क्या हो रहा है, आपका एक्सपेंड हो रहा है. देखिए जैसे ऐसे ये सेंटर पॉइंट है मिल्की वे, जैसे यहाँ बना दिया, इसमें एक्सप्लोड हुआ है, सारे जो छोटे छोटे बॉडीज़ बनी हैं, सेलेस्टियल बॉडीज़, ये सब क्या हो रही हैं, ब्लास्ट में दूर दूर जा रही हैं, और ये अभी तक कंटिन्यू है. इसलिए इस कंसेप्ट को सही मान लिया गया है. साइंस हैज़ गैदर्ड मैनी एविडेंस इन द फीवर ऑफ द बिग बैंग कंसेप्ट. अब बिग बैंग कंसेप्ट से जुड़ी हुई कई सारी घटनाएं सामने आई हैं जो इस बात को प्रूव करती हैं कि हाँ, बिग बैंग कंसेप्ट हो सकता है ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स का एक रीज़न, कि ऐसे ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स हुआ है. जैसे कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, देखो. एक्सेसिव प्रेजेंस ऑफ द लाइट वेट एलिमेंट इन द यूनिवर्स. यूनिवर्स में बहुत सारे हल्के पार्टिकल हैं. द प्रेजेंस ऑफ द माइक्रो रेडिएशन इन द स्पेस. स्पेस में माइक्रो रेडिएशन प्रेजेंट है, और वो रेडिएशन हीट से आती हैं, तो हीट कहाँ से आई है, किसी ब्लास्ट से आई होगी. द प्रेजेंस ऑफ जाइंट स्ट्रक्चर एंड सक्सेस इन द अंडरस्टैंडिंग द हबल्स लॉ. बड़े बड़े स्ट्रक्चर हैं जिससे ये पता चलता है कि हाँ, कुछ ना कुछ बिग बैंग जैसा हुआ है. Importance of this concept is that it does not neglect any know of physics.
इस रूल की सबसे बड़ी, बिग बैंग थ्योरी की जो सबसे बड़ी अच्छी बात है या सही बात क्या है कि जो ये फिजिक्स के जितने भी रूल बने हुए हैं उनमें से किसी भी रूल को क्या नहीं करता, ये नेगलेक्ट नहीं करता, किसी भी रूल को ये नेगलेक्ट नहीं करता, सब चीज़ इस पर क्या हो जाती हैं, अप्लाई हो जाती हैं। एज द यूनिवर्स कूल डाउन आफ्टर द ग्रेट एक्सप्लोजन इट कॉज द एवोल्यूशन ऑफ द सब एटॉमिक पार्टिकल। जब यूनिवर्स कूल डाउन हुआ विस्फोट के बाद, तब क्या बने, सब एटॉमिक पार्टिकल जो एटम के अंदर होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बने। उनके बाद क्या बना, सब एटॉमिक पार्टिकल लेटर कन्वर्टेड इनटू सिंपल एटम। ये आपके सब एटॉमिक पार्टिकल हो गए 3, ये चारों तरफ इलेक्ट्रॉन हो गए और बीच में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो गए। इनसे फिर क्या बन गए, आपके एटम बन गए। ये तीनों मिलकर क्या बना दिया इन्होंने, एक एटम बना दिया। इस एटम से क्या बने, बड़े क्लाउड बने, किसके, प्राइमरी एलिमेंट के। प्राइमरी एलिमेंट हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम टेबल में सबसे पहले आते हैं। इनके बड़े बड़े क्या बन गए, क्लाउड बन गए। हाइड्रोजन का क्लाउड हो गया, हीलियम का क्लाउड हो गया, ऐसे। ड्यू टू द फोर्स ऑफ द ग्रेविटी द क्लाउड्स कंडेंस्ड एंड गेव बर्थ टू स्टार्स एंड गैलेक्सीज। अब जब ग्रेविटी लगी इन क्लाउड्स पर, ये यूनिवर्स में थे, यूनिवर्स में अदर सेलेस्टियल बॉडी जितनी भी थी वो सब इन पर क्या लगा रही थी, ग्रेविटी लगा रही थी। तो उस ग्रेविटी की वजह से ये क्या हो गए, कंडेंस्ड हो गए, ठंडे हो गए, और उनसे क्या बने, स्टार बने जो हमारे स्टार्स हैं, और क्या बनी, गैलेक्सीज बनी। गैलेक्सी आपको पता है सारे स्टार्स का, बहुत सारे सोलर सिस्टम्स का एक ग्रुप होता है। लेटर द ओरिजिन ऑफ द हेवी एलिमेंट्स फ्रॉम द प्राइमरी एलिमेंट्स इज प्रिज्यूम्ड टू हैव टेकन प्लेस इन स्टार और सुपरनोवाज। अब इन स्टार्स में या सुपरनोवाज में जो आपके प्राइमरी एलिमेंट बन गए थे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, वो और आपस में जुड़े और उन्होंने और बड़े एलिमेंटों को बनाया, जिनको हम क्या बोल देते हैं, हैवी एलिमेंट बने उनसे। जैसे अब हम बात करें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बन गया, H2O। H2O क्या हो गया आपका, वाटर हो गया। सोडियम और क्लोराइड मिलकर क्या बन गए, सॉल्ट। इस तरह measuring red displacement of the supernovas has revealed that the fact that the speed of the expansion of the universe is increasing continuously। देखिए, रेड डिस्प्लेसमेंट एंड सुपरनोवा, समझिए इसको। यूनिवर्स में एक सुपरनोवा करके एक तरह का स्टार होता है, जो स्टार क्या हो चुका है, ब्लास्ट हो चुका है, वो स्टार क्या बोला जाता है जनरली, सुपरनोवा। देखिए, किसी भी स्टार में एक खुद का वजन होता है, वो स्टार लगातार एनर्जी को गेन करता रहता है, पर एक पॉइंट ऐसा आता है जब उसकी एनर्जी उसको खुद बियर नहीं होती है, वो क्या हो जाता है, ब्लास्ट। तो वो ब्लास्ट होकर क्या बन जाता है, सुपरनोवा बन जाता है। अब रेड डिस्प्लेसमेंट क्या है, रेड डिस्प्लेसमेंट एक तरह का डिस्टेंस है जो इन सुपरनोवाज का डिस्टेंस बताता है। तो साइंटिस्ट जब रिसर्च कर रहे हैं, तो जैसे उन्होंने इस साल एक सुपरनोवा फिक्स करा ये, और इसका इस पॉइंट से डिस्टेंस देखा, तो नेक्स्ट ईयर जब उन्होंने देखा तो ये डिस्टेंस में थोड़ा सा क्या मिला, ज़्यादा मिला। मतलब ये सुपरनोवा क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। अब ये सुपरनोवा शिफ्ट हुआ है, कहने का मतलब अब ये आपका पूरा यूनिवर्स है। यूनिवर्स का मतलब सब कुछ, ये पूरा आपका क्या है, यूनिवर्स है, और फुल भरा हुआ है। तो अपन इस पॉइंट से अगर देख रहे हैं, और ये कोई आपका क्या था, सुपरनोवा था, तो ये डिस्टेंस कैसी रहनी चाहिए थी, रेड शिफ्ट फिक्स रहनी चाहिए थी, लेकिन ये क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। तो इसका मतलब यूनिवर्स क्या हुआ है, एक्सपेंड हुआ है। ये थ्योरी बताती है कि बिग बैंग थ्योरी सही है। इसके अलावा रेड शिफ्ट में हम वेवलेंथ का कंसेप्ट भी लगाते हैं कि वेवलेंथ है जो वो रेड लाइट की तरफ ज़्यादा स्कैटर होती है। इस वजह से ये बात प्रूव हो जाती है कि यूनिवर्स का एक्सपेंशन कंटिन्यूसली हो रहा है। वन ओपिनियन अबाउट द हाउ द यूनिवर्स विल एंड हैज येट नॉट बीन फ्रेम्ड। अब यूनिवर्स एंड कैसे होगा, इस बारे में भी अभी तक कोई ओपिनियन नहीं आई है। देयर इज़ एन आइडिया दैट इट विल कंटिन्यू टू स्प्रेड अल्टीमेटली विल गेट फ्रोजन। एक आइडिया है कि ये कंटिन्यू क्या होता रहेगा, स्प्रेड होता रहेगा जब तक ये एक्सप्लोजन नहीं रुकेगा, और उसके बाद जब ये पूरा एक्सप्लोड हो जाएगा तब ये क्या हो जाएगा, फ्रोजन, ठंडा उसके ख़त्म हो जाएगा। Recent information about the presence of the large amount of the grey matter and dark energy in the universe was accepted। यूनिवर्स में सभी जगह एक डार्क मैटर पाया गया है और डार्क एनर्जी पाई गई है। अब वो यूनिवर्स में बहुत दूर दूर डिस्टेंस पे चीज़ें हैं, और उन दोनों जगहों पर ये चीज़ें पाई गई, तो इसका मतलब यूनिवर्स किसी एक ही ऑब्जेक्ट से एक्सपेंड होके बना है। द रोल ऑफ द ग्रे मैटर इन द यूनिवर्स इज स्टिल नॉट नोन। अब इस ग्रे मैटर का क्या रोल रहा यूनिवर्स में, ये अभी तक पता नहीं चला है। एक ग्रुप ऑफ मेटेरियलिस्ट्स अंडर द लीडरशिप ऑफ द स्टीफन हॉकिंग डिड नॉट एक्सेप्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ द कॉन्शियसनेस। स्टीफन हॉकिंग के
नेतृत्व में, उनकी लीडरशिप में एक ग्रुप है साइंटिस्ट का जो इस बात पर बिलीव नहीं करता कि कोई भी क्या होती है, कॉन्शियसनेस होती है। दीज साइंटिस्ट आर कॉन्फिडेंट दैट इन द कमिंग टाइम ऑल द सीक्रेट्स ऑफ द क्रिएशन विल बी नोन विद द हेल्प ऑफ द मेटलिस्टिक मीन्स ओनली। ये मानते हैं कि आने वाले समय में जो हम क्रिएट कैसे हुए हैं, इस बात के सारे जवाब हमें केवल मेटलिस्टिक थिंग, जो हमारे आसपास चीज़ें हैं, उन्हीं के यूज करके मिलेंगी, किसी इमेजिनेशन से नहीं मिलेंगी। While the second group of scientists believe that the entire of the creation cannot be known without accepting the role of consciousness। जबकि दूसरा ग्रुप क्या कहता है कि आप जब तक इस बात को नहीं मानोगे कि कुछ कॉन्शियसनेस होती है, तब तक हमें ये पता नहीं चलेगा कि यूनिवर्स कैसे बना है। टिल नाउ नो वन नोज व्हाट इज़ द ट्रुथ। एफर्ट्स टू नो द सीक्रेट ऑफ द क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स कंटिन्यूज टिल दिस डे। इसको जानने का एफर्ट अभी तक चल रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई फिक्स थ्योरी नहीं आई है, क्योंकि ये सब थ्योरीज़ हैं। कोई चीज़ प्रैक्टिकली प्रूव हो जाएगी तो वो बात फिर भी सही मान ली जाएगी। साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड वेटलेस पार्टिकल्स इन द ECNR, यूरोपियन काउंसिल फॉर न्यूक्लियर रिसर्च लेबोरेटरी लोकेटेड इन जिनेवा। जिनेवा में एक सर्न लेबोरेटरी है, उसमें एक वेटलेस पार्टिकल, एक तरह के पार्टिकल ढूंढे गए हैं जो कौन से हैं, वेटलेस पार्टिकल। इन्हें हम हिग्स बोसोन पार्टिकल भी कहते हैं। वो पार्टिकल एक स्ट्रक्चरल पार्टिकल जैसा है कि सभी तरह के जितने भी ऑर्गेनिज्म, लिविंग नॉन लिविंग चीज़ें हैं इस यूनिवर्स में, उन सब में वो पार्टिकल रहता है। इस तरह का एक पार्टिकल ढूंढ लिया गया है, उसे गॉड पार्टिकल भी नाम दिया गया था। दिस हैज़ ए रेज्ड ए पॉसिबिलिटी फॉर ए लाइकली चेंज इन द थिंकिंग ऑफ द फिजिक्स। रिमेंबरिंग द वर्ड्स ऑफ द स्वामी विवेकानंद, साइंस इन ऑल प्लेसेज मूविंग टुवर्ड्स एक्सेप्टिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ द वेटलेस कॉन्शियसनेस। स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था कि साइंस सारी जो चल रही है वो घूम फिर के कहाँ जाके पहुँचेगी, कॉन्शियसनेस पर। तो उस जैसा जो पार्टिकल ढूंढा गया है वो भी कॉन्शियसनेस से जुड़ा हुआ है। जैसे धर्म कहते हैं कि भगवान का ना कोई रूप है, ना वजन है, ना कुछ है, तो उसी तरह ये वेटलेस पार्टिकल भी, ना उसकी कोई शेप है, ना उसका कोई साइज है। While discussing the Higgs boson particle, physicist Vijay Kumar Pandey writes that the physics brings the unknown to the periphery of the known, but the secret of the creation lies in the expanse of the agnosticism, not in the periphery of unknown। विजय कुमार पांडे एक फिजिसिस्ट हैं जो हिग्स बोसोन पार्टिकल के बारे में लिखते हैं कि जो फिजिक्स है वो हम अननोन चीज़ों को पेरीफेरी ऑफ नोन के दायरे में लाती हैं। जैसे ये आपका एक नॉलेज का है जिन चीज़ों के बारे में आपको पता है, और ये बड़ा सर्किल हो गया, इसके अंदर जो चीज़ें हैं उनके बारे में अभी आपको पता नहीं है। तो फिजिक्स का काम, जैसे हमें पहले ये नहीं पता था कि दिन कैसे होता है और रात कैसे होती है, तो ये पहले तो किस कैटेगरी में आया, अननोन की में, ये हो गया आपका नोन। लेकिन बाद में फिजिक्स की वजह से हमें ये पता लग गया कि दिन और रात कैसे होते हैं, तो ये कैसे हो गई, नोन की पेरिफेरी में आ गए। तो लेकिन जो कॉन्शियसनेस के बारे में है या हमारे क्रिएट होने का जो सीक्रेट है, वो ऐसा नहीं है कि इस अननोन के सर्किल में आता हो, कि वो अननोन में यहाँ हो और हमें यहाँ से कहाँ लाना है यहाँ, ऐसा नहीं है। वो असल में कहाँ है, ऑलरेडी नोन में ही है। सीक्रेट ऑफ क्रिएशन नोन वाली पेरिफेरी में ही है, बस हमें हमारे दिमाग को ओपन करने की ज़रूरत है और ये ढूंढने की ज़रूरत है कि वो कहाँ छुपा हुआ है। God can be found not only by scientific research but also through cognitive self realization। गॉड को ऐसा नहीं है आप कोई साइंस एक्सपेरिमेंट करके ढूंढ लोगे, आपको मन में भी ये मानना पड़ेगा कि हाँ कॉन्शियसनेस होता है, तभी आप उसको फाइंड कर पाओगे। नेचुरलिस्टिक थ्योरीज ऑफ द क्रिएशन ऑफ द नेचर हैव बीन गिवन इन इंडिया ऑल्सो। इंडिया में भी इससे जुड़ी थ्योरी और दी गई हैं। इन जैनिज्म इट इज़ बिलीव्ड दैट द क्रिएशन कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड। जैन धर्म में ये माना गया है कि जो क्रिएट जिसने हमें किया है वो कभी भी क्या नहीं हो सकता, ख़त्म नहीं हो सकता। अकॉर्डिंग टू जैन फिलिस्फी, जैन शास्त्र के अनुसार द कंपाउंड्स हैव ऑलवेज एग्जिस्टेड एंड विल ऑलवेज रिमेन। जैन शास्त्र में हम सबको यौगिक या कंपाउंड से मिलकर बना हुआ बताया गया है, तो ये यौगिक हमेशा से हैं और हमेशा ये रहेंगे। These compounds are controlled by the laws of the nature and are running through their own energy processes। ये कह रहा है जैन धर्म की सब चीज़ें यौगिक से मिलकर बनी है, कुछ यौगिक जुड़ जाते हैं और एक तरह की चीज़ बना देते हैं। जैसे हम इंसान हैं तो हम एक तरह के यौगिक से मिलकर बने हैं, कोई दूसरा जानवर है तो वो दूसरे यौगिक से मिलकर बना है। तो ये यौगिक बने रहते हैं, जब नेचर का मन करता है तो वो यौगिक वहाँ से क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और वापस अपने पुराने शेप में आ जाते हैं। अकॉर्डिंग टू जैन फिलॉसफी द कंपाउंड्स आर इटर्नल। जैन फिलॉसफी कहती है कि जो ये यौगिक हैं वो अनंत हैं, ये कभी भी इंटरनल हैं, कभी भी ख़त्म नहीं होंगे।
गॉड और एनी पावर डिड नॉट मेक देम, ना तो इनको गॉड ने बनाया ना किसी और पावर ने बनाया, ये जैन धर्म कहता है। एक और थ्योरी है छोटी सी, पॉल स्टेनहार्ट ऑफ प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रेजेंटेड द एकपायरोटिक मॉडल। पॉल स्टेनहार्ट कोई प्रोफेसर हैं प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में, उन्होंने एक मॉडल और दिया एकपायरोटिक मॉडल, और वो मॉडल कहता है दिस थ्योरी प्रपोजेज दैट आवर करंट यूनिवर्स अरोज फ्रॉम ए कॉलिजन ऑफ 2 3 डायमेंशनल वर्ल्ड्स इन ए स्पेस विद एन एक्स्ट्रा 4th स्पेशल डायमेंशन, कि 3 वर्ल्ड आपस में टकरा गए और तब हमारा यूनिवर्स बन गया। ये बात कहती है एकपायरोटिक मॉडल में। दिस थ्योरी ऑल्सो बिलीव्स इन द स्प्रेड ऑफ द यूनिवर्स बट इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द स्प्रेड ऑफ द बिग बैंग। ये थ्योरी भी ये कहती है कि ये जो यूनिवर्स बना टकराने के बाद वो क्या हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है, पर ये बिग बैंग की तरह नहीं कहती। बिग बैंग तो क्या कहता है कि एक सेंटर पॉइंट था, उसमें एक्सप्लोड हुआ और वो चारों तरफ क्या हो रहा है, अब एक्सप्लेन हो रहा है। लेकिन एकपायरोटिक मॉडल में ऐसा नहीं है। एकपायरोटिक मॉडल क्या कहता है, द यूनिवर्स इज बिलीव टू स्प्रेड लाइक ए रबर मेम्ब्रान, कि एक रबर की तरह खिंच रहा है ये यूनिवर्स है जो अपना। द स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिवर्स आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं वो एक दूसरे से क्या हो रही हैं, दूर हो रही हैं। बट देयर इज़ नो सेंट्रल पॉइंट ऑफ इंक्रीजिंग डिस्टेंस, लेकिन इस चीज़ का कोई क्या नहीं है, सेंट्रल पॉइंट नहीं है। तो बिग बैंग थ्योरी में तो ये सेंट्रल पॉइंट हो गया था, यहाँ से सब दूर दूर हो रहा था। लेकिन जो एकपायरोटिक मॉडल है वो इस तरह कह रहा है कि ये एक तरह का रबर बैंड है जो लगातार क्या हो रहा है, एक्सटेंड हो रहा है। अब इसका ना तो कोई, ये दोनों तरफ एक्सटेंड हो रहा है, ना तो इसका कोई एंड पॉइंट है ना बीच में कोई सेंटर पॉइंट है। ये मॉडल हो गया आपका एकपायरोटिक मॉडल। तो ये हमने 3 थ्योरीज़ के बारे में पढ़ा, थ्योरी ऑफ बायोसेंट्रिज्म, बिग बैंग थ्योरी एंड एकपायरोटिक मॉडल। आप इनको बुक में ढंग से रीड करें, कोई चीज़ ना समझ आए तो आप वीडियो देख लें, नेट पे इनसे जुड़ी कई सारी वीडियोज़ हैं, आपको देख के और अच्छा समझ आ जाएगा। आज के लिए इतना ही, कल के चैप्टर में हम और आगे की थ्योरीज़ को डिस्कस करेंगे। पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।